जॉब लगने के बाद मैंने ज्वाइन किया था एज अ इंजीनियरिंग ऑफिसर। तो इंजीनियरिंग ऑफिसर में रवि सर ही मेरे बॉस थे और फिर हम इंजीनियरिंग संभालते थे। तो मुझे आइडिया जो पूरी इंजीनियरिंग की समझ हुई वो यहीं से हुई। थोड़ा सा सर के बारे में भी कि जैसे सर ने बोला, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि सर मैकेनिकल से पढ़े, सर ने ल्यूब इन्वेंट्री जगह पे काम कर लिया तो केमिकल सीख लिया इन्होंने, सेल्स संभाला तो मैनेजमेंट संभाल लिया, फिर अभी इंजीनियरिंग में आ गए तो सिविल मैकेनिकल देख लिया, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन तो कंप्यूटर साइंस भी देख लेते हैं ये। तो बेसिकली ओवरऑल इंजीनियर सर बनने की तरफ में है हम लर्निंग फेज में। तो 2 साल जो मेरा था, जो मैंने इंजीनियरिंग में दिया, मैंने सिविल और मैकेनिकल चीज़ें देखी, फाइनेंस चीज़ें देखी। फाइनेंस की भी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ये सिखाती हैं आपको। ये टोटल ऑल टुगेदर एक डिफरेंट थिंग है। जो आप पढ़ते हैं उससे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपको याद नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। बैलेंसिंग आपने बोला, मुझे याद आ गया वो बैलेंसिंग चैप्टर था बस और अंदर का कुछ नहीं। तो ये अंतर आपको महसूस होता है जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो, क्योंकि अब आपको चीज़ों से डील करना है, अब आपको लोगों से डील करना है, अब आपको प्रैक्टिकली उतरना है। अभी तक आप सिर्फ बुक्स में थे, अभी गलतियाँ होती थी तो सुधारी जा सकती थी। अब गलतियाँ होंगी तो आपको खुद पे ओनस लेके सुधारना होगा। सुधरेंगे दोनों में, लेकिन इस बार आप खुद को फील्ड में उतारते हैं। फिर आपने जैसे पूछा कि जॉब लगने के बाद वाली फीलिंग, और फिर देखिए जॉब लगने तक ना आपको ये लगता है कि यार बस जॉब लग जाए फिर ज़िंदगी सेटल्ड है। ये एक बहुत कॉमन नोशन है, क्योंकि मैं इसके साथ जीता था कि जॉब लग जाए, PSU मिल जाए एंड देन यू आर ऑल सेटल्ड। ज़िंदगी में फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बोला, इट इज़ अ होल प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट लर्निंग। आप सेलेक्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि आपका ऑफर लेटर आने वाला है, आपका जो 1-1.5 महीने का हनीमून पीरियड होता है, बहुत इंजॉय करते हैं कि यार जॉब लग गई है, पैसे आएंगे, अब तो घर वालों पे भी डिपेंडेंसी कम है, घर वाले भी बड़े शान से घूम रहे हैं, बेटा लग गया है नौकरी में, ज़िंदगी अच्छी हो। लेकिन जब आप स्टेप इन करते हैं, पहले दिन आप ऑफिस में घुसते हैं और ऑफिस के वर्क कल्चर को समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार स्ट्रगल तो फिर से चालू हो रहा है। जिस चीज़ को मैं छोड़ के आया था कि अब लाइफ सेट है, वो लाइफ सेट वैसी होती नहीं है। अब आपको नए चैलेंजेस फेस करने हैं, नए लोगों से डील करना है, नए तरीक़ों से डील करना है। डील करना मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो आप फिर इवॉल्व होते हो धीरे 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 धीरे। तो PSU में आना ही सब चीज़ नहीं होता, वो एक होता है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है आपके लाइफ में, वो अनलॉक हो जाता है आपका एक चार्टर, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ करना होता है। उसके अलावा जो लाइफ होती है PSUs में, वो आपको बहुत इंग्रॉसिंग होती है, मतलब आप बहुत इन्वॉल्व होते हो हर चीज़ में, आपको हर चीज़ करनी पड़ती है। ये चीज़ आपको डेवलप करती है। आप जो अभी तक स्पेसिफिकली कुछ काम करते हो, जैसे मैंने बताया कि मतलब जैसे सर ने बताया कि सर ने बहुत सारा काम किया हुआ है, मैं भी उसी प्रोफाइल को देख रहा हूँ। मैं 2 साल इंजीनियरिंग में था, तो मैंने सिविल देखा, मैकेनिकल काम देखे मैंने। ये तो चलो मोटा मोटा, मैं अगर आप सिंपल शब्दों में बोलूँ तो मैंने पंप बनते देखा। मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है कि मैं बहुत सारों को पंप अलॉट कर पाया, मतलब आई हैव बीन अ मेंबर ऑफ दैट कमेटी जो मैं अलॉट कर पाया। मैंने पंपों को बनते हुए देखा, उसका सिविल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल चीज़ें, कैसे चीज़ें चलती हैं, पीछे के मेंटेनेंस एक्टिविटीज़, फाइनेंस एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें देखने मिली। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस था। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र होता है और अब मैं सेल्स में आ गया हूँ। ये एक ऐसा पार्ट है जो कि ब्रेड एंड बटर है। हम जो बेचेंगे उसे थ्रू रेवेन्यू होगा और हम जीते हैं। तो सेल्स अब ऑल टुगेदर एक नया फील्ड है, जिसमें आप लोगों को मैनेज करना है। आपको चीज़ों को मैनेज करते हुए साथ ही साथ एक कंपेनियनशिप बना के रखनी, सब चीज़ों में सामंजस्य बना के रखना है ताकि चीज़ें प्रॉपर चलती जाएँ। तो सेल्स अभी मेरे लिए बहुत नया है, अभी उसके ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि अपने आप में एक चैलेंजिंग फील्ड है। हम मैनेजमेंट कभी कम करते हैं ना, हम सोचते हैं कि MBA से मैनेजमेंट होता है। नहीं, ये सेल्स प्रोफाइल आपको सिखाएगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने एक जॉब छोड़ी हुई थी सेल्स प्रोफाइल के कारण, और जैसा मैंने बोला कि टाइम रिपीट्स, वी ऑल नो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और जैसा मैं बोला कि समय सिखाता है आपको, मुझे फिर से उस जगह पे लाया गया कि अब आप सेल्स संभालोगे, तो मैं सेल्स संभाल रहा हूँ। वही है, मतलब आप जो चीज़ को छोड़ोगे वो वापस आपके पास आ ही जाएगी जब तक आप उसको पूरा सीख नहीं लेते हो। लाइफ आपको सिखा देगा। आपको लाइफ जस्ट लाइक मैकेनिकल में वो प्रोसेसेस होते हैं ना, साइकिल्स होते हैं कि चालू होते हैं तो ख़त्म होंगे, आपको वो करना है ताकि आपकी ओवरऑल एंट्रोपी जीरो, एंट्रोपी चेन जीरो। तो सर जैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप एक नया एक PSU में ज्वाइन होते हैं तो आपका क्या रोल्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसके बारे में? जब आप एज ए ट्रेनी जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं PSU में, तो आपको कंपनी 1 साल मौका देती है सीखने के लिए। यू हैव टू वॉच योर सीनियर्स, यू हैव टू वॉच योर कलीग्स,
हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट आर दे आर वर्किंग एंड हाउ दे आर प्रोसीडिंग्स। कंपनी के सारे जो SOPs होते हैं वो समझने पड़ते हैं, और 1 साल कंपनी उनको मौका देती है कि आप सीखिए और गलती अगर कर रहे हैं तो उसको सुधार लीजिए। और जब एक बार आप फाइनल आपका जब कंपनी में कंफर्मेशन हो जाता है तो देन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल हेंसफोर्थ। तो ऐसा रहता है, उनको सीखने के लिए कंपनी समय देती है। हाँ, ये है कि आपको ऑन जॉब ही ट्रेनिंग होता है, मतलब आप जॉब को देख के आपको सीखना है, ऑब्जर्व करना और सीखना है। और किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि आपको कोई बैठा के आपको टीच करे, आपको लोगों को देख के ही समझ के ही सीखना है एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कमिंग डेज। तो इस तरह से ये जर्नी रहता है। तो सर मैं आपसे पूछूंगा कि आप आए थे नए नए और ये आपके बॉस थे, तो मतलब किस तरीके से आपने चीज़ों को सीखा, देखा, और क्या क्या आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते, क्योंकि सर आप बुक पढ़ के आए हुए हैं, आप प्रैक्टिकली अभी एक जगह पे पहुंचेंगे और फिर सोचेंगे कि क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है ना, थर्मोडायनेमिक्स नहीं लगाते हैं यहाँ पर आप। तो किस तरीके से चीज़ों को सीखा, अडाप्ट किया? देखिए, बहुत ट्रू टू द कंसेप्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है, कैसा होता है, जानना ज़रूरी है सबको। तो इसमें मैं बताऊंगा कि लगभग मैकेनिकल में 2 लाख लोग गेट देते हैं। ऐसी सब ब्रांचेस को क्यूमुलेटिवली आप मान लें तो मैं एक रफ फिगर बोलता हूँ, 5 लाख लोगों में, मतलब 0.5 मिलियन लोगों में आप एक सेलेक्ट होते हैं PSU में। ऐसे कुछ गिने चुने और सेलेक्ट होते हैं। तो ये जो सेलेक्ट होते हैं ऑब्वियसली कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डे 1 और आपको लीड ऑन करना है चीज़ों को। आप रिग्रेसिव नहीं हो सकते, आपको एग्रेसिव रहते हुए चीज़ों को चलाना है, मतलब आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। तो जैसा सर ने बताया कि फर्स्ट ईयर आपको सीखने मिलता है, मैं एग्री करता हूँ सर से, पर स्लाइटली उसमें एक एनहांसमेंट भी लाता हूँ कि आप लगातार सीखते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको कंपनी के तौर तरीकों से पता चलता है। मतलब आप जिस जगह रहने गए हो, मेरी पोस्टिंग चलो होम स्टेट हो गई, मैं कहीं बाहर जाता तो मैं वहाँ रहता, कंपनी के प्रोसीडिंग सीखता, कंपनी के डीलिंग सीखता, कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्यों करती है। जब आप ये करते हो तब आप अपने आप को रिफाइन करते जाते हो, आप समझते जाते हो कि हाँ यार ये काम ऐसा है, इसको ऐसे लोग कर रहे हैं, क्या मैं इसमें कुछ अंतर कर सकता हूँ। आपके पास लिबर्टी होती है बिकॉज आप अपने आप में एक मास्टर हैं, मास्टर ऑफ थिंग्स, ऑफ एसेट्स। लेकिन जैसा कि होता चाहिए कि जितना बड़ा पावर होता है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मोर इज़ द पावर मोर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके पास, फिर आपको वो एग्जीक्यूट करना है, तो आप अपने तरीके से करते हैं। तो इस 1 साल में शुरुआत का जो एक आपका ट्रेनिंग ईयर होता है उसमें कंपनी आपको ये सीखने का मौका देती है। आगे भी आप सीखते जाते हैं, लेकिन अब आप 1 साल तक कंपनी के तौर तरीकों से सेटिस्फाई हो जाते हैं खुद को कि आपको इन्हीं दायरों में चलना है, ये दायरा आपको डिफाइन करेंगे जब तक आप कंपनी में। तो ये लाइफस्टाइल होती है फर्स्ट ईयर में। बॉस थे मेरे, मैंने कंपनी ज्वाइन करने के बाद सब चीज़ें इन्हीं से सीखी हैं। मतलब देयर इज़ नो एब्सोल्युटली नो डाउट कि मैं कुछ और सीखा होऊंगा, कंपनी क्या करती है, कैसे चलती है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है। बिकॉज आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, यू हैव टू नो एवरीथिंग, तभी आप उन पर चल पाओगे। तो सर का हमेशा कांस्टेंट गाइडेंस रहा है। सर हैज़ ऑलवेज बीन अ फ्रेंड टू मी। मतलब ऐसे बॉसेस शायद कभी किसी को मिले, जिनको मिले हैं वो खुश हैं। तो ये एक ऐसा है, एक ऐसा पार्ट होता है लाइफ में कि अगर आपके बॉसेस अच्छे हो जाते हैं तो आपको एटलीस्ट ये टेंशन नहीं होती कि आपको किसी को प्लीज़ करना है। आप अपना काम करते जाते हैं, वो आपको गाइड करते जाते हैं, आप अपना काम करेंगे। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई पर्टिकुलरली कि मेरा जो मन बना कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मुझे काम अच्छा लग रहा है या मुझे काम करना है, किस डायरेक्शन में काम करना है, सीखते गए इनसे। सर का एक्सपीरियंस तो काम आया ही, ऑलरेडी ये मेरे से 10-11 साल ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, तो इनका एक्सपीरियंस भी मैंने टेक ऑन किया। फिर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते जाते, तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस रहता है, लेकिन आप सीखते जाते हैं ऑल थ्रू द जर्नी, सीखते जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें बात करी सर आपने। पर एक और एस्पेक्ट ये होता है ना कि क्या हर समय काम क्या आपको अपने हॉबीज़ के लिए टाइम मिलता है, या आप जो पहले हुआ करते थे वो आपको करने के लिए भी मिलता है? इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कंपनी में काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, आपको इतना स्मार्ट बनना है कि आपको अपने काम को समय पे ख़त्म करके आपको अपने लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो कोई आपको बताएगा नहीं कि कैसे निकालना है, यू हैव टू थिंक योरसेल्फ। आपको खुद ही सोचना है कि समय कैसे निकालना है। और समय ऐसे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने हॉबीज़ के लिए भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने हॉबीज़ पे काम नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली मैं जब
मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं शुरू से ही क्रिकेट खेलता था और वो मेरा हॉबी का पार्ट भी रहा है। लेकिन अभी तो मैं उस पर कुछ नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आपको अपने में जो नया जनरेशन है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। कोई आपको सिखाएगा नहीं, आपको खुद ही सीखना है। सर आप जब से आए हैं तब तक क्या क्या चीज़ों पे आप इम्प्रूव कर पाए? इम्प्रूवमेंट तो कई चीज़ों पे आप करते रहते हैं, मतलब कुछ आप प्रोफेशनली करते हैं, कुछ आप पर्सनल लेवल पे करते हैं, कुछ मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल सब पे आप काम करते हैं। अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको कुछ सोचने का समय नहीं मिलता है कभी कभी, मतलब आप इतने बिजी हो जाते हैं शेड्यूल में कि आपको कुछ सोचने का मन नहीं मिलता, तो समय नहीं मिलता। तो क्या होता है कि जो हम बेकार सी चीज़ें सोचते रहते हैं ना, वो सोचने का समय ही नहीं मिलेगा आपका दिन खत्म हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। तो कुछ समय ऐसे होंगे कि आप रियली इंजॉय करते हैं अपने काम को, तो काम एंजॉय करते करते आप उसके साथ की चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पे कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यार ये तो ऐसे लगता है। अब अगर कल के दिन में कहीं अपने घर का काम कराऊँ या कुछ कहीं का काम कराऊँ तो मैं उस चीज़ से सीख सकता हूँ कि यार ये चीज़ें ऐसी होती हैं। आपको उन चीज़ों के बारे में पता चलता है। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई हैव नेवर बीन टू सिविल थिंग्स, बट मुझे सिविल की चीज़ें पता चलने लगी धीरे धीरे, तो ये चीज़ें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉबीज़ जैसे मेरी हॉबीज़ तो बहुत विविड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको जैसे मुझे रिसर्च करना पसंद है, तो मैं रिसर्च नहीं कर पाता हूँ टू बी फ्रैंक, बिकॉज वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने अपने आप को जाना कि मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव चीज़ें पसंद है, तो मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं कुछ डिवोशनल चीज़ों पे काम करता हूँ। ये सब चीज़ें आप करते जाते हैं। कंपनी आपको बाकायदा प्लेटफॉर्म देती है। अगर मैं प्रोफेशनली बोलूँ तो कंपनी बाकायदा आपको प्लेटफॉर्म देती है, बट बहुत सारी चीज़ें उसमें प्लस माइनस होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। मतलब आपको अपना काम खत्म करना है तभी आप उसमें जा पाएंगे, दैट इज़ ट्रू। लेकिन साथ ही साथ फिर आपको, जैसा सर ने बोला कि यू हैव टू लर्न दिस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, इट कैन नॉट बी टॉट, इट हैज़ टू बी सेल्फ डेवलप्ड। तो वो आप सीखते हो। मैंने शायद नहीं सीखा अभी तक, आगे सीख जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हो और आपको फिर पता चलता है कि यार संडे की अहमियत क्या होती है या रात की अहमियत क्या होती है। जब आपके फ़ोन आना बंद होते हैं, जब आपको रात में कुछ समय मिलता है, तब आप सोचते हो कि आपको करना क्या है, मतलब आप और क्या करना चाहते हो, आप कैसे अपने आप को रिफ्रेश रख सकते हो। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलती है, तब आपको टाइम की वैल्यू पता चलती है। जो हम पूरा दिन मस्ती मजाक में उड़ा दिया करते थे, आज हम एक एक सेकेंड, एक एक मिनट के लिए मिलने को तरसते हैं लोगों से, हमारे दोस्त, हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, सबसे। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो ये एक पॉजिटिव भी इस चीज़ का, थोड़ा सा नेगेटिव है कि आपको समय नहीं मिलता, बट ये अच्छा है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड सो फार। सर लाइफ में बहुत सारे टर्निंग मोमेंट्स आए होंगे, कोई एक ऐसा फेज, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने सब कुछ बदल दिया आपके लाइफ में? मेरे लाइफ का जो टर्निंग फेज था बहुत ही बिगनिंग में रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, आई विल बी सरप्राइज कि आफ्टर कंप्लीटिंग +2 I started preparation for the SSC and banking services. एक्चुअली उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब देयर वाज अ ग्रेट स्कार्सिटी ऑफ जॉब, सो आई थॉट कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब इन टेक्निकल और दीज थिंग्स, सो इट वाज वेरी इजी एट दैट टाइम टू गेट क्वालिफाई इन बैंकिंग सर्विसेज. But at that time, my father told me that you are capable, you can qualify. He motivated me. At that time, that was the turning point. And now, मतलब मैंने उनकी बातों को ये किया, सीरियसली लिया और मैं स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर द इंजीनियरिंग. और मैंने, आपको पता है अभी मैं क्या हूँ, मैं क्वालिफाई भी किया और फिर फर्दर जॉब में भी सक्सेसफुल रहा. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर. ही इज़ नो मोर नाउ, बट ही इज़ वेरी, मतलब उन्होंने आपके अंदर का छुपा हीरा आपके सामने निकाला कि नहीं भैया आप कर सकते हो, भरोसा रखिए. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज आई थिंक मे बी कि मैं कहीं और होता, बट टुडे आई एम समवेयर एल्स. सर आपके लाइफ में कुछ ऐसा कोई पल आया हो, या अभी कैरियर के दौरान में कोई ऐसा पल आया जिसमें आपको लगा हो कि नहीं यार इसने बदल दिया यार? मैं आता हूँ उसी पॉइंट पे. दोनों पॉइंट्स हैं वो, बिफोर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ और आफ्टर दैट. बिफोर का जैसे मैं बता रहा था, 2016 समथिंग 27 मार्च, आप घर पे बैठे हो, फ़ोन पे गेट के रिजल्ट आया, आप स्क्रीन ओपन करते हैं, आपको दिखता है 4044 रैंक. आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि मैकेनिकल में 4044 रैंक कुछ नहीं होता. मतलब आपको NIT मिल जाएंगे, दैट इज़ गुड, लेकिन
अब कुछ नहीं आया हाथ में। मैं TCS सेलेक्टेड था, तो बहुत ऑब्वियस सी चॉइस थी, जो मेरे और दोस्तों ने भी मुझे रिकमेंड किया कि तू ज्वाइन कर, फिर तू कर सकता है। ये मेरे घर वालों ने भी बोला। और देखिए क्या होता है, इंसान की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि वो अपने सेफ चीज़ों को नहीं छोड़ता। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लेकिन अपने सेफ हेवन को कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने कंफर्टेबिलिटी को 100% तो त्यागता नहीं है कोई। तो मेरे लिए वो मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने TCS के जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो मैंने देने चालू किया। तो इट टुक मी जून, जुलाई, अगस्त तक मैंने वो भी जो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो मैंने कंप्लीट की। मैं दूसरे के घर जाता था और करता था। फिर अगस्त तक आते आते ना आपके अंदर एक रिग्रेट, मतलब मुझे एक चीज़ पता चल गई थी कि यार मैं कंप्यूटर्स वाले काम के लिए तो नहीं बना हूँ अभी तक। क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू भी हुआ था TCS का, उसमें मुझे मेरे हिसाब से मेरे सॉफ्ट स्किल्स पे रिक्रूट किया गया था, ना कि मेरे हार्डकोर स्किल्स पे, टेक्निकल पे। और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो वो एक मोमेंट था अगस्त के आसपास का, जब मुझे लगा था कि नहीं यार, अब थोड़ा दम लगाते हैं। फेल होंगे तो क्या ही होगा, NIT तो मिल ही जानी है कोई। तो मैंने दम लगाया। अब आप जब तैयारी करते हैं तो आपको बीच बीच में कई बार, जैसा आपने एक बार बीच में क्वेश्चन पूछा था कि पीपल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू। ठीक है, मेरा क्रिटिसिज्म थोड़ा अलग होता था क्योंकि मैं थोड़ा सा हमेशा से अच्छा रहा हूँ, तो लोग उस तरीके से कंपेयर करते थे कि यार अभी तू नहीं कर पा रहा है, समथिंग, लोगों के पास जॉब है, यू शुड गो फॉर इट। बट आपके अंदर आ जाते हैं, जब आपके अंदर जिद बन जाती है ना कि आपको करना है, तो फिर आप नहीं रुकते हो। फिर चाहे कोई कुछ भी बोल ले, आप करके रहोगे। एक बार में नहीं करोगे, 2 बार में नहीं करोगे, लेकिन करोगे। जब ये जो डिफाइनिंग मोमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दिन का नहीं था, ये इट वॉज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। मुझे अच्छे से याद है, दिसंबर जनवरी तक आते आते, इफ़ एग्ज़ाम वॉज इन फरवरी, जनवरी में मैंने ऐसा शेड्यूल बना लिया था कि मैं सुबह 9 से 12 एग्ज़ाम देता था। क्योंकि नवंबर एंड पे आपका एडमिट कार्ड आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है आपका टाइम स्लॉट क्या है। 2016 में जब मैंने गेट दिया था तो मेरा सेकंड स्लॉट था। 2017 में जब मैंने दिया तो सेकंड स्लॉट था। 16 का जो सेकंड स्लॉट था वो मेरे लिए थोड़ा सा हैवी हुआ, क्योंकि आप थोड़ा सा थकते हैं, प्लस फिर ISC बैंगलोर था वो। 17 में फर्स्ट स्लॉट था, तो मुझे पता था कि मुझे फर्स्ट स्लॉट के हिसाब से तैयारी करनी है। तो अगेन आप पूरा बैटल फील्ड अपने माइंड में बना लेते हैं। मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, मैं मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत पढ़ता हूँ, तो उसी तरीके से आपको सोचना पड़ता है। तो मैंने 9 से 12 का अपना मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाया, मिलिट्री सॉर्ट ऑफ, कि मैं 9 से 12 टेस्ट दूंगा। तो मैं 9 से 12 टेस्ट देता था आराम से, उसका 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर शाम को बैठ के उसका पूरा एनालिसिस कर लेता था। तो ये जो मेरा जनवरी वाला फेज था, जब मैंने ये करना चालू किया, तब मुझे लगा कि यार कुछ होना हो मैं कर लूँगा, रैंक आए ना आए, इट विल बी समथिंग कि मैं प्राउड होऊंगा जिसके लिए। एग्ज़ाम हुआ, मैं प्राउड था कि मैंने ठीक ठाक दिया। फिर रिजल्ट आने समय भी मैंने थोड़ा सा मस्ती किया घर पे कि मैंने अपनी सिस्टर को थोड़ा सा मिसगाइड किया कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं अब तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। और घर पे एकदम वो दुख का माहौल हो गया था कि एक तो तूने ड्रॉप ले लिया, तुझे बोला गया था कि तू ज्वाइन कर, ये वो, बट वो मैंने जानबूझ के क्रिएट किया। और जब घर का हालत नहीं संभल रहा था, तब मैंने फिर सच रिवील किया कि भाई मार्क्स आ रहे हैं। तो जितने मार्क्स मेरे इस साल आए थे 17 में, उसी मार्क्स को अगर मैं 16 से कंपेयर करता तो मैं टॉप 200 या 300 में होता। लेकिन वो अगेन आपका नॉर्मलाइजेशन वगैरह के चलते हुए मेरा रैंक थोड़ा पीछे है। लेकिन वो जो मोमेंट था, ये ऑल थ्रू दिस जर्नी ऑफ अगस्त टिल मार्च, 1 मार्च मैंने ये सोचा कि यार मुझे क्या करना चाहिए। मैं बेड में बैठा हुआ था और ये देख रहा था कि मेरा मार्क्स 4000, मेरे रैंक 4044 है, और दूसरे ही पल मेरा मतलब नेक्स्ट ईयर रैंक आना 641। दैट वाज लाइक कि द लाइफ चेंजिंग मोमेंट कि हाँ मैंने कर लिया। और अगर यही चीज़ मैं जॉब के पर्सपेक्टिव में बोलूँ तो आपको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप करते तो रहते हो, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो, लेकिन आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, जैसे मैंने 2-2.5 साल बिताया, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने कुछ लीगेसी क्रिएट की है। अगर आज मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 10-15 सालों के लिए जो भी नए पंप्स आएंगे, उनमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी हिस्सेदारी में मैंने साइन किया है या मैंने उस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा हूँ। तो दिस इज व्हाट आई फील इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई HPCL लाइफ टिल डेट। अभी हो सकता है और कुछ अच्छा हो, एक्सपेक्टिंग द सेम, लेकिन दिस इज व्हाट बिफोर एंड आफ्टर HPCL लाइफ बेस्ट मोमेंट्स हैव बीन फॉर मी। बहुत सही सर, मतलब अच्छा लगता है एकदम कि आप यहाँ पर पहुँच गए। सर ये बताना चाहेंगे कि कभी ऐसा लगता है कि PSU में रहना बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं, तो मतलब वो खुशी होती है, क्या क्या आपको मिलता है जो बाहर प्राइवेट में देखते हैं आप या और किसी कंपनी में देखते हैं, उससे ज़्यादा आपको मिलता है तो अच्छा लगता है? नहीं, आई कैन से कि टुडे आज जो सैलरी जो पैटर्न है हमारा इवन PSU में काफ़ी अच्छा है, इवन मच बेटर देन प्राइवेट कंपनीज।
आपको आज आपके मेहनत के लिए अच्छा रिवार्ड दिया जा रहा है और इट इज़ वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, आई एम वेरी हैप्पी कि पहले ये चीज़ें उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज आपको अच्छा पक्ष मिलता है, जो आप इतना जो मेहनत करते हैं उसका रिवार्ड मिलता है, आपके परफॉर्मेंस पे मिलता है, आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। सर आपको क्या क्या अच्छा लगा, मतलब एक आप एक PSU ज्वाइन किए, जो आपका सपना था कि हाँ, तो यहाँ पर देख के क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है, अरे यार ये बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है मेरे को। आप PSUs के बारे में, जैसे एक जो कॉमन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है उसके मन में आता है PSUs मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आप राजा जैसे ट्रीट किए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप PSU ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप भाई हाँ, आप सोसाइटी में थोड़े से एक एलिवेटेड पोस्ट पे हो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपके पास पावर आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, बट वो पीछे रहती हैं, दिखता नहीं है, पावर सामने दिखता है आपको। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा के चीज़ें कर सकते हैं। आपके पास एग्जीक्यूशनरी पावर होती है। जैसे देश का जो सबसे द फर्स्ट पर्सन टू एग्जीक्यूट एनीथिंग इज प्रेसिडेंट, वो एग्जीक्यूशनरी पावर उनके पास आती है सरकार की तरफ से। वैसे एग्जीक्यूशनरी पावर जब आप PSU ज्वाइन करते हैं तो अब आपको मिलती है कि आप अपने एफर्ट से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट द बेस्ट। साथ ही साथ पर्क्स, बेनिफिट्स, अलाउंसेस सब वैसे ही हैं जैसा बताया जाता है। PSU टू PSU थोड़ा बहुत डिफर कर सकते हैं, लोकेशन टू लोकेशन बहुत कुछ डिफर कर सकता है, लेकिन मोर और लेस दे आर द सेम। लेकिन एक टाइम आने के बाद, 2-4 महीना होने के बाद, शुरुआत में तो वो जो पे चेक आता है वो आपका दिन बना देता है, लेकिन 3-4 महीने बाद आपको लगता है कि दिस इज कॉमन, बट स्टिल द एफर्ट्स विच यू आर मेकिंग आपको तुरंत पता नहीं चलता, बट इन द मीन टाइम जब आप कुछ समय पार हो जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। तो दिस इज व्हाट आई फील गुड अबाउट PSUs। गुड अबाउट PSUs। सर जैसे मैं आपसे कहूँ कि आजकल लोग, जो कॉमन मिथ में देख रहा हूँ कि लोगों को ना इंजीनियरिंग करने का मन नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं कि इज़ इट गुड, इज़ इट वर्थ इट, करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, स्टार्टिंग से मेंटालिटी क्या रखनी चाहिए कि आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट दे? आजकल जो ट्रेंड है, मैं समझता हूँ कि जो 80% स्टूडेंट है अभी टेक्निकल एजुकेशन की तरफ सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो सोसाइटी में जो लोग हैं जो टेक्निकल एजुकेशन पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो पूरा उनको नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए भी है कि वो जो इस एक स्टेप जो नीचे है, जैसे डिप्लोमा भी कर सकते हैं, वो जल्दी डिग्री मिल जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ आज अगर आपके पास टेक्निकल स्किल है तो आप अपना सेल्फ जॉब अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। जो किसी भी सोसाइटी का, कंट्री का जो डेवलपमेंट है बहुत इस पर डिपेंड करता है कि कितने स्किल्ड लोग हैं उस देश में। इसलिए स्किल्ड एजुकेशन के लिए लोग को टेक्निकल की तरफ जाना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन ठीक है, सबके लिए संभव नहीं है। इवन नॉन जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी, उसके भी मायने हैं हमारे समाज में। जैसे जो प्रशासनिक सेवा में जो जाते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं हो कि उनको टेक्निकल ही रहे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर लोग कम से कम संसाधन को ध्यान में रखते हुए अगर अपना योगदान बहुत ज़्यादा देना चाहते हैं तो उनको टेक्निकल एजुकेशन रखना चाहिए और इसके लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे समाज और हमारे देश की प्रगति में। थैंक यू सर। आप सर, अभी के जनरेशन में बिल्कुल लोग एकदम सोचने लग गए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है जॉब पाना इंजीनियर्स के लिए, आप उनको क्या कहेंगे? मतलब आपके हिसाब से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या मेंटालिटी रख के करनी चाहिए? इंजीनियरिंग आज के समय में कॉमन नोशन बन जाता है कि भाई जो 12th मैथमेटिक्स से कर लिया वो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में जाएगा, और जिसने कॉमर्स से किया वो फिर BCom करेगा और फिर CA या कंपनी सेक्रेटरी वगैरह का चीज़ करेगा। लेकिन ये नोशन अब चेंज हो रहा है। अब नया एजुकेशन पॉलिसी आया तो होप कि जो नया अपब्रिंगिंग्स होंगे वो चीज़ें थोड़ा सा और दिमाग खोलेगा, क्योंकि अब आपको पता चलने लगा है कि भैया लाइफ में आप एक स्किल सेट के साथ नहीं बैठ सकते। सर का जैसे कहना था कि इट इज़ ऑलवेज ग्रोइंग प्रोसेस, जिसमें आप हमेशा सीखते हो और स्किल्स आपको मल्टी स्किल होना जरूरी है। तो इंजीनियरिंग जिनको ज्वाइन करनी है, अगर आप मुझसे पूछें कि इंजीनियरिंग ज्वाइन करने के लिए एडवाइस करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आई विल से कि ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन चॉइस। मेरे पास मतलब मैं पर्सनली उस बंदे को जानता हूँ जिसके पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है,
बट ही इज सच अ कैलकुलेटिव पर्सन, उसके पास इतना अच्छा टेक्निकल स्किल है किसी भी चीज़ को करने का। टेक्निकल स्किल मतलब क्या, आप जो नेचर में ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको कैसे आप फिक्स कर सकते हो, जो चीज़ें अनअसेंबल्ड है उनको कैसे असेंबल कर सकते हो, वो बंदा बिना टेक्निकल डिग्री के वो करता है। तो इट डज नॉट मीन कि एक डिग्री विल सर्टिफाई वॉट यू आर और वॉट यू आर गोइंग टू बी। हाँ ठीक है, कई जगह पे उसे जॉब नहीं मिल पाएंगी क्योंकि यहाँ पे डिग्री की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन वो बंदा अपना जीवन चला लेगा। और वो जिस तरीके का बंदा है वो ही बिलोंग्स टू दैट क्रिएटिव सेक्शन। साथ ही साथ अगर किसी को, जैसे सर ने कहा कि प्रशासनिक सेवा, अब ज़रूरी नहीं आप इंजीनियरिंग करके IAS बने, आप अपना बिल्कुल फील्ड चुने, आप बिल्कुल BSc करें, या आपको अगर बैचलर्स करना है, अपने ऑनर्स करना है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविल्स में, तो आप करें, आगे बढ़ें। देयर इज़ नो लिमिटेशन। इस जनरेशन में, आज की जनरेशन में, अब मैं बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, तो इस जनरेशन में आई थिंक कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस ये कि जानना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ जैसे, पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ का मार्केट, आप छत्तीसगढ़ के मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि लोग बैचलर ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट करें आपका हिस्ट्री, सिविल, ज्योग्राफी में, लेकिन दिल्ली का आप एक बंदे को पकड़ लीजिए, वो बिल्कुल उसमें खुश है, वो काम करता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है और आगे काम करता है। तो यहाँ पे ये चीज़, जो ये डिवीजन है, इस चीज़ को थोड़ा सा इक्वलाइज करने की ज़रूरत है। रिगार्डिंग जॉब्स, वेल, अगर जॉब्स नहीं मिल रहे हैं तो जॉब्स बना लो, ठीक है, बोलने में आसान है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है ना। सब कोशिश तो कर रहे हैं, हम हमारे फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, कोई और किसी अपने फील्ड में कोशिश कर रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप स्किल सेट रखते हैं तो आप अपनी जीवन चला लेंगे। द होल थिंग इज कि आपको अपना जीवन चलाना है, तो आपको डेफिनेटली अपने हिसाब से करना चाहिए। इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इंजीनियरिंग टफ हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। पहले की इंजीनियरिंग ज़्यादा टफ थी, पहले ज़्यादा टफ था, अब की इंजीनियरिंग तो बहुत ईजी है। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट एवरीवन। सर बहुत अच्छा समरी है। मतलब हम लोग लास्ट में कुछ आखिर का पल को देखेंगे कि आप आज के इंजीनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। आप बिल्कुल कैमरा पे उनको अच्छे से बता दीजिए कि किस तरीके से करना चाहिए, गेट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसके बारे में। मैं आज के जो भी स्टूडेंट हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी पढ़ाई करें वो नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ें, बस इसके लिए नहीं पढ़ें कि बस परीक्षा पास करना है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, आपको हमेशा काम आता है। और लाइफ में कहीं पे भी अगर आप फंसेंगे तो आपका ये जो नॉलेज है वही आपको साथ देता है, और किसी भी सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं अगर आपके पास परफेक्ट नॉलेज है तो। इसलिए नॉलेज के लिए ही पढ़ें, बाकी रिजल्ट तो अपने आप आएगा। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्वालिफाई ना कर सकें अगर आपने नॉलेज के लिए पढ़ाई किया हो तो। और मैं ये बोलूँगा कि गेट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, जो एग्ज़ाम देने के बाद आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे जगहों से आपको कॉल भी आते हैं, इसलिए गेट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपको बहुत जल्दी ना हो जॉब का तो रिसर्च फील्ड में जाइए, इसका हमारे देश को तो बहुत सख्त ज़रूरत है। रिसर्च में जाइए, रिसर्च में भी अपना योगदान दे सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल पॉइंट सर। सर आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ, तो मेरे काफ़ी दोस्त जो हैं इंजीनियर्स हैं, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग करके पाया कि यार इंजीनियरिंग ही मुझे नहीं करनी थी, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ लेना था, मुझे फाइनेंस कर लेना था, मुझे कुछ और पढ़ लेना था। तो वो फिर आगे बढ़े और वो काम किए। आप सब इंजीनियर्स जो मुझे देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम इंजीनियर्स ही होंगे, आपसे भी यही बोलूँगा कि अगर आपने इंजीनियरिंग चुन ली है तो उस पर रिग्रेट मत करिए, आगे बढ़िए, उस एग्ज़ाम को दीजिए जो आपको डिफाइन कर सकता है। अब अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, NITs में हैं, IITs में, तो कंपनीज आएंगे आपके लिए, लेकिन अगर जो मेजर चंक है नियरली 70-80% का, जो कि नॉर्मल कॉलेजेस से आते हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मुझे बोला जाए बोलने के लिए तो गेट है। आप गेट दीजिए, एकदम फ्री एंड फेयर सिलेक्शन प्रोसेस है, आप दें, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आका जाएगा और आप सेलेक्ट होंगे। मेरे एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप ये जो किताब है इसको या तो आप आज पढ़ लें या आप 2 साल बाद पढ़ें, पढ़ना तो एक बार पड़ेगा। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। सर ने जो पॉइंट कहा नॉलेज की बात, बिल्कुल आप नॉलेज के लिए पढ़ें। अब आप मैं उसको समझा देता हूँ, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन आपको बाहर अगर लोगों को मैनेज करना है, 10 लेबर्स को मैनेज करना है, आप कैसे मैनेज करेंगे? ये तो कोई नहीं पढ़ा सकता। तो नॉलेज इज नॉट जस्ट कि आप जो बुक से पढ़ रहे हैं, नॉलेज इज हाउ यू डील विथ थिंग्स, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं, बात करके सीखते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपके सीखने और जानने का।
गेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप PSUs में सेलेक्ट होते हैं, मास्टर्स करते हैं, कंपनीज में जाते हैं, लेकिन दैट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन ताकि आप आगे और प्रोपेल हो पाए। न्यूटन ने बोला था कि मैं दुनिया इतना आगे इसलिए देख पाया क्योंकि मैं किसी जायंट के शोल्डर्स पे खड़ा था। तो यही चीज़ होने वाली है, आप जो आज सीखेंगे कल आप जो करेंगे वो किसी और के मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। तो दिस इज व्हाट एवरीवन शुड लर्न एंड अप्लाई इन देयर लाइफ। आप बिल्कुल मेहनत करें, निराशा होगी तो इस पे भी एक कलाम लिखा गया है कि दिल नाकाम ही तो है, नाउमीद तो नहीं, माना लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ठीक है, और मैंने भी इस पे लिखा हुआ था कि भाई अपना इस दुनिया को और इनके टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपना इस दुनिया को और इनके टेढ़े मेढ़े रास्ते, अवचेतन बना अविचल आखिर चंचला यूं ही खड़के। जब मौका मिलेगा ना तब आप खड़कोगे, तो उस मौके के लिए मेहनत करो। जरूरी नहीं कि दिस इज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ, लेकिन एक दिन आएगा, उसके लिए काम करो। दिस इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। मतलब हम लोग सब बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो गए आपकी बातों को सुन के। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों का इस शो में आप लोग आए, और ऐसे ही फर्दर शोज़ हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स और इतना इम्पॉर्टेंट टाइम आप हमारे साथ स्पेंड कर सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आग की तरफ फैला दीजिए, क्योंकि क्या पता यार किसी का एक शब्द से लाइफ बदल जाए। तो अगले शो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Unacademy. We'll have a new